नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, जिसके तहत आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत में राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने में वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट करें। देखिए, संघवाद पे मैंने क्वेश्चन कराया है, लेकिन वो राजनैतिक संघवाद था। यहाँ क्या है, वित्तीय मतलब राजकोषीय संघवाद। तो इसका ध्यान रखना कि राजकोषीय और राजनैतिक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो राजकोषीय संघवाद मतलब यहाँ वित्तीय संघवाद के बारे में आपको बताना है और इसमें वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट करना। 8 अंक का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रोग्राम तो जान ही रहे होंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 5 बजे मेंस का प्रोग्राम आता ही आता है। और बीच बीच में करंट अफेयर्स की भी चीज़ें कुछ ना कुछ हम देते ही रहते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। बस यही है कि आप लोग करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान देते नहीं हैं। और ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट करिए कि भाई मेंस को लेकर के इतना स्नेह दिखाते हैं तो करंट अफेयर्स में क्या समस्या है। देखिए, आज आप लोगों को थंबनेल थोड़ा बदला बदला दिख रहा होगा, तो संस्थान ने कुछ परिवर्तन किया है अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो देखिए, जो पहले हमारा बैच था तो वो एज इट इज है, शून्य से शिखर और अब के बार मेंस पर, लेकिन ये केवल जीएस तक सीमित कर दिया गया है। एसए और हिंदी का हमारा सेपरेट बैच अलग से है। और ये देखिए बगल में दिख रहा होगा सेकंड वाला, तो आप लोग जिसमें भी चाहें आप अपना एडमिशन ले। अगर आप केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं संस्थान के द्वारा तो थोड़ा सा फीस आपकी कम हो गई है, 7,499 में आपको बैच मिल जाएगा। और यदि आपको ये लग रहा है कि हमको हिंदी और एसए भी चाहिए तो आप हमारे दूसरे बैच को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ ये भी तैयार होता रहेगा आपका। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए आप लोग। और प्रश्न पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारत में राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने में वित्त आयोग की भूमिका स्पष्ट करें। तो राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन से है। भारत में राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो सबसे पहला आपको जब मैंने बताया है कि जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो उसमें जो की पॉइंट है उसी को, अगर 8 अंक का प्रश्न है तो 15 से 20 शब्दों में, 12 अंक का प्रश्न है तो 25 से 30 शब्दों में एक्सप्लेन कर दें, वही आपके भूमिका का क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो यहाँ आपने राजकोषीय संघवाद के बारे में बता दिया कि यह केंद्र राज्यों की वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन से इसका संबंध है। और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है जो इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है और इसी पे आपका प्रश्न पूछा गया है। तो कितना कम शब्दों में आपने भूमिका दिया और उसी में आप अपने प्रश्न पर उतर गए। अब भारत में राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने में वित्त आयोग की भूमिका जहाँ तक बतानी है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि कर राजस्व के वितरण में, मतलब वित्त आयोग की सबसे पहली भूमिका कहाँ होती है, कर राजस्व के वितरण में। वित्त आयोग जनसंख्या, आय अंतर आदि मानदंडों के आधार पर राज्यों के बीच करों का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण करता है। तो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण मतलब केंद्र द्वारा अर्जित करों के कुल हिस्से को केंद्र और राज्यों के बीच बांटना। मतलब इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के तहत कि जो केंद्र सरकार का कर राजस्व है तो उसको वो अर्जित करेंगे और उसमें जो है राज्यों की हिस्सेदारी। इसी तरीके से जो क्षैतिज वितरण है, तो क्षैतिज वितरण में क्षेत्रफल, आय असमानता, वन क्षेत्र और वित्तीय प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर वित्त का आवंटन, ये क्षैतिज आवंटन है, की सिफारिश करता है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आप लोग समझ गए, महत्वपूर्ण है और पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्षैतिज में वही है। और आप लोग देखते ही होंगे कि जब वित्त आयोग किसी राज्य को वित्त का आवंटन करता है तो उसमें क्षेत्रफल, आय समानता, वन क्षेत्र और वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है उस राज्य का, तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करता है और इसके लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशियों को वो देता है। मतलब देता क्या है, सिफारिश करता है। क्योंकि वित्त आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था है, लेकिन ये सलाह जो देता है अमूमन जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, इसको मान जाती है। क्योंकि ये केंद्र सरकार के ही एक तरीके से मुख्य की तरह होता है, जो केंद्र सरकार चाहती वही ये मसौदा भी बनाते हैं। जैसे 15वें वित्त आयोग ने राज्यों
और इसमें आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर केंद्रीय करों में 41% की हिस्सेदारी की सिफारिश की है। तो आपने अगर बताया कि क्षैतिज वितरण या ऊर्ध्वाधर वितरण, तो अब आपको एक उदाहरण भी देना होगा, और जब तक आप अपने प्रश्न में उदाहरण नहीं देंगे तब तक आपका उत्तर जो है वो कहानी की तरह लगेगा, और कहानी लिखने से तो अंक पाएंगे नहीं, आपको उसके लिए उदाहरण देने होंगे, और यही उदाहरण जो है आपको मुख्य परीक्षा पास कराएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें तो इसका ध्यान रखें कि आपको जो भी दावा करें उसका प्रमाण जरूर दें। तो यहाँ आपने अगर बताया कि क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण की सिफारिश करता है, तो तुरंत आपने 15वें वित्त आयोग का उदाहरण दिया और ये कह दिया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में 41% जो केंद्र का राजस्व है उसका 41% हिस्सा क्या है वो राज्यों को देगा। मतलब ये सहकारी संघवाद को बताता है। फिर दूसरा, वित्तीय असंतुलन को कम करना, जो वित्त आयोग की अगली भूमिका होती है। वित्त आयोग यह सुनिश्चित करता है कि कम राजस्व क्षमता वाले राज्यों को अधिक आवंटन मिले, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि भाई भारत जो अगर एक देश है और अगर उसको एक पिता की भूमिका में माना जाए या माता की भूमिका में माना जाए, तो जो राज्य हैं उसके पुत्र या पुत्रियों के समान हैं। तो ऐसे में कुछ तो साधन संपन्न है, उनके पास खनिज है, मिनरल्स है, लैंड है, फर्टिल, तो उनके पास राजस्व का एक बड़ा आधार है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके पास राजस्व का उस तरीके का आधार नहीं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए। तो वहाँ भाई न तो उस तरीके का मिनरल्स है और ना ही वहाँ लैंड है कि एग्रीकल्चर कर सके। तो ऐसे में भाई राज्य के मतलब देश के तो सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं, भाई एक शरीर है तो उसके सभी अंग हैं। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि वो विकास के मुख्य धारा से पीछे रह जाएं। इसीलिए वित्त आयोग क्या करता है कि उनके लिए अतिरिक्त धन का जो है वो सुझाव देता है केंद्र सरकार को कि उनके लिए विकासात्मक गतिविधियों को चलाए रखने के लिए अतिरिक्त धन आवंटित की जाए। यह वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों की आवश्यकता को प्राथमिकता देकर समानता को जो है वो बढ़ाता है, वही जो मैंने पीछे आपको उदाहरण से बताया। जैसे बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की जनसंख्या अधिक तथा प्रति व्यक्ति आय कम होने से अधिक अंश मिलता। अब इसका एक लाभ बिहार और उत्तर प्रदेश भी पा जाते हैं, क्योंकि इनके पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भले उत्तर प्रदेश के पास उपजाऊ भूमि है या बिहार के पास, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को ये होल्ड करते हैं दोनों राज्य कि इनकी सारी मतलब राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जो मूलभूत आवश्यकताएं इतनी बड़ी जनसंख्या का, रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरा करने में लग जाता है। तो वैसे में हेल्थ, एजुकेशन या आधारभूत संरचनाओं के विकास में इनके पास वित्त ही नहीं बचता। तो इसको कंसीडर करता है कौन? वित्त आयोग। और जनसंख्या का भी एक पैरामीटर बनाया गया है कि जनसंख्या को देखते हुए भी कुछ अतिरिक्त धन दिया जाए। और यही आरोप लगाते हैं जो साउथ के राज्य हैं, भाई हम तो जनसंख्या कम करके रख रहे हैं, तो इसमें हमारा गुनाह क्या है, भाई हमको नुकसान क्यों हो रहा है, यानी कि हम भी ज़्यादा बच्चा पैदा करें, हम भी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा लें। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। लेकिन ठीक है, साउथ की जो कंडीशंस है वो अलग है। नॉर्थ इंडिया चूँकि ज़्यादा पिछड़ा रहा है और जो औपनिवेशिक शासन था उसका इस क्षेत्र में प्रभाव ज़्यादा था, मतलब इसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा जर्जर थी। तो कई कारण हैं इसके पिछड़े होने का। तो ऐसे में जो साउथ के स्टेट जो आरोप लगाते हैं उनका पक्ष देखने में तो सही लगता है, लेकिन जब आप सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर अनुदान सहायता। वित्त आयोग राज्यों को आपदा प्रबंधन एवं स्थानीय निकायों के विकास के लिए भी अनुदान की सिफारिश करता है, जो राज्यों के बीच अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं में विद्यमान अंतराल को दूर करता है। तो अगर कोई राज्य में आप देखते ही होंगे कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, या साउथ के जो राज्य जो कोस्टल एरिया वाले हैं वहाँ अक्सर चक्रवाती तूफान आते रहते हैं, तो वहाँ भी वहाँ का जो क्षति होता है या फिर वहाँ के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए क्या करता है वित्त आयोग? तो संस्तुति करता है अतिरिक्त धन के लिए। जैसे 15वें वित्त आयोग ने 50,000 करीब मतलब 49,599 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की सिफारिश की है इस हेतु।
फिर राजकीय अनुशासन और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में, तो वित्त आयोग राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह धन के उपयोग की निगरानी करके वित्तीय जवाबदेही को भी सुनिश्चित करता है। मतलब वित्त आयोग केवल धन की सिफारिश ही नहीं करता है कि आवंटित किया जाए, अगर आवंटित जो मद है उसका जिस हेतु उसका आवंटन किया गया है वहाँ वो खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी कौन देखता है, तो वित्त आयोग देखता है। और अगर गलत आवंटन हो रहा है तो उस पर वो कार्रवाई की संस्तुति करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था रहेगी, मॉनिटर किया जाएगा, तो आप की एक जवाबदेहिता तय होगी और आप डर के ही वजह से ही सही लेकिन सही काम करेंगे फिर। तो यही कहा गया है। और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र में सुधारित प्रोत्साहन प्रदान किया है। तो ये तो प्रदान किया ही क्या, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है वित्त आयोग। फिर स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने में वित्त आयोग तृणमूल स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत करने और विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित करने के लिए भी स्थानीय निकायों को धन आवंटित करने की सिफारिश करता है। तो आप लोग को ही पता ही होगा, जब स्थानीय निकायों को मैंने पढ़ाया तो केंद्र सरकार बहुत से मदों को संचालित करने के लिए, बहुत सी योजनाओं को संचालित करने के लिए ठीक ठाक वित्त जो है वो देता है। तो उसकी सिफारिश कौन करता है, तो यही जो हमारा वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग ये कहता है केंद्र सरकार से कि भाई लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि इसमें तृणमूल स्तर तक की भागीदारी सुनिश्चित हो। वो कैसे होगी, जब उन्हें सशक्त बनाया जाए। तो सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को चलाने के लिए धन का आवंटित करता है, ये मतलब सुझाव देता है। जैसे 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 और 26 के लिए स्थानीय निकाय को 4,36,000 करोड़ रुपए का जो है वो आवंटित करने के सुझाव दिए थे। तो सोचिए कि 5 साल में 4,36,000 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के लिए इसने जो है सुझाव दिया है। तो ये राजकोषीय संघवाद को ही बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। फिर राजकोषीय दक्षता को बढ़ावा देने में अगला इस महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्यों के कर प्रवासों का मूल्यांकन करता है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन देता है। तो ये सारे पॉइंट देखिए, आपको इतने सारे पॉइंट ऐसे बिंदुवार बताने हैं और साथ ही साथ उदाहरण देने हैं, तब 8 अंक का प्रश्न है। इसमें आराम से आप 5.5-6 नंबर तक पाएंगे। और जब 5.5-6 नंबर के एक रेशियो में रहेंगे तब जाकर के आप प्रॉपर एसडीएम बन पाएंगे। लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आप निरंतर आंसर राइटिंग करें, मतलब डेली। देखिए, मुख्य परीक्षा पास होने का एक मूल मंत्र है, जान लीजिए कि खूब आंसर राइटिंग करिए, निरंतर आंसर राइटिंग करिए और एक ऑर्डर, एक अनुशासन में करिए। मतलब आपका उत्तर ऐसा नहीं कि आप लिखते जाइए और कॉपी भरते जाइए, मतलब उसका प्रॉपर वे में मूल्यांकन हो, उसका फीडबैक दिया जाए। ये सारी चीज़ें यदि हो रही हैं, डेली हो रही हैं, और आप प्रश्न छोड़ के मुख्य परीक्षा में आ नहीं रहे, और अगर आप बढ़िया से तैयारी करके रखेंगे तो आपका प्रश्न भी नहीं छूटेगा। क्योंकि जब आपको लिखने में ज़्यादा समय देना पड़ा, मतलब लिखने में, सोचने में, तब आपका प्रश्न छूटना तय है। मतलब आप इस लेवल की तैयारी करिए कि करीब करीब 20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो आपके टिप पे हैं कि एकदम डायरेक्ट जो आपने पढ़ा वो आ गया। तब वहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तब आपका समय बचेगा। और फिर 7-8 में यदि सोच भी रहे तब भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप सोच के लिखेंगे तो आपका प्रश्न छूटना तय है। और इन्हीं सोच के न लिखने को हम एक कारण बता रहे हैं कि अगर आप मुख्य परीक्षा में हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो इसी का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ इतना प्रैक्टिस कराए रहेंगे कि आपको ये लगेगा कि हम 50% की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपको जो टेस्ट हमारा प्रोग्राम है तो 75-80% तक चीज़ें डायरेक्ट मिलती हैं। क्योंकि हम 750 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब ये नहीं कि 150 प्रश्न करा के भेज दिए, और 750 प्रश्न करके प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कौन सा टॉपिक या कहाँ से बाहर से आ जाएगा। अब 2-1 क्वेश्चन का तो दावा किया नहीं जा सकता, भाई 2-1 क्वेश्चन आयोग है, लेकिन जनरली फंस जाते हैं। और ये हम इसलिए दावे से कह रहे हैं कि पिछली बार 24 में जो हमारे बच्चे मुख्य परीक्षा से हमसे जुड़े हुए थे, उनका टेलीग्राम पे फीडबैक है, आप जा करके चेक कर लें समृद्धि IAS के टेलीग्राम पे। उनका एक अनुभव है, जिन्होंने मुख्य परीक्षा दिया था और उन्होंने खुद अपने अनुभव को शेयर किया था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद बढ़ाने की दिशा में बहुआयामी प्रयास करता है ताकि भारतीय संविधान में निहित सहकारी संघवाद की क्या हो सके, रक्षा हो सके। तो 8 अंक का प्रश्न है, इससे ज़्यादा ना तो आपको लिखना है और ना तो लिखने का स्कोप है, ठीक है।
तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ी भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि आप जो है आगे की चीज़ें मतलब कैसे आगे करना है, मतलब मेंस कैसे दिखना है, सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको मिली होगी इसके माध्यम से। ये हमारे बैच हैं, ये पुराना वाला ही लग गया है तो इसको भी हम चेंज करवा देंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये कुछ हमारे मतलब जो टेस्ट कॉपी है जो आप लोग लिख करके देते हैं तो वो यहाँ देखिए मेंशन है। ऐसे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, 1 नंबर आधा नंबर भी आपका कटा है तो क्यों कटा है वो बताया जाएगा, साथ ही साथ आप और ज़्यादा इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये भी बताया जाएगा। तो आप लोग जुड़े, इसका लाभ उठाएं। ये कुछ मॉडल आंसर से, ऐसे ही मॉडल आंसर आपको सेम डे दिए जाते हैं, मतलब सेम डे आपकी कॉपी का मूल्यांकन, फीडबैक और फिर मॉडल आंसर दे दिए जाते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे नंबर 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ हमारे लिंक्स हैं, एक तो हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, और 2 हमारे यूट्यूब के चैनल है, एक तो जिससे हम आप रूबरू हैं और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे लिंक आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं, तो इन्हें ज्वाइन करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।